नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो राजस्थान में एसीएफ के एग्ज़ाम है, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट, उसकी फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे और जो भी उसमें टॉपिक्स दे रखे हैं उसको हम इस पूरे वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ लेकर चलेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट है व्हाट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विथ अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑर्गेनिजम्स रिलेट विथ ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। तो दोस्तों, इस लाइन में ये कहा गया है कि जो इकोलॉजी है वो एक बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम जीवों के बीच में पारस्परिक जो संबंध है उनका अध्ययन करते हैं और वो किस तरीके से एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं उस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। आगे है दोस्तों, दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी मेनली डील्स विद द रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, देयर रिलेशनशिप्स अमोंग्स ईच अदर, देयर रिलेशनशिप्स टुवर्ड्स द शेयर्ड रिसोर्सेस, देयर रिलेशनशिप्स विद द स्पेस दे शेयर एंड इवन देयर रिलेशनशिप्स विद द नॉन लिविंग एस्पेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट। तो दोस्तों, इसमें सीधा ये कहा गया है कि भी जो इकोलॉजी है उसमें इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है कि किस तरीके से जीव जंतु एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव डालते हैं तथा उनकी रिलेशनशिप्स क्या है इन्वायरमेंट से और उनके होने या ना होने से एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों, ये समझने से जो उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो उसकी फूड चेन है, उसके अलावा जो दोस्तों जो उनका एनर्जी ट्रांसफ़र है, वो समझने में भी हमें आसानी होगी क्योंकि जो इकोलॉजी है, वो लिविंग ऑर्गेनिज़्म जो अर्थ पे है, उसके अलावा जो फिज़िकल और केमिकल जो सराउंडिंग है, उनका भी अध्ययन करती है। तो दोस्तों, जो इकोलॉजी है उसको निम्न भागों में बाँटा गया है जिसमें कि फर्स्ट है माइक्रोबियल इकोलॉजी। तो दोस्तों, माइक्रोबियल इकोलॉजी में क्या होता है कि माइक्रोबियल इकोलॉजी का मतलब होता है सूक्ष्मजीवी पारिस्थितिकी। मतलब कि इसके अंदर सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है और मोस्टली इसमें मोनेरा और प्रोटिस्टा का अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों, माइक्रोबियल इकोलॉजी का अध्ययन क्यों किया जाता है? माइक्रोबियल इकोलॉजी का अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी हेल्प से हम जीवों के बीच की जो रिलेशनशिप्स है उसका अध्ययन इजीली कर सकते हैं क्योंकि जो डीएनए और आरएनए जो स्ट्रक्चर होते हैं इनके, वो मोस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन पास करते हैं जो कि जीवों से उनके बच्चों में जाती है और वही जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी की हेल्प से जो डाटा इकोलॉजिस्ट होते हैं वो इन बहुत से रहस्यों का पता लगाते हैं। तो इसलिए माइक्रोबियल इकोलॉजी का बहुत महत्व है इस फील्ड में। उसके अलावा दोस्तों, अगली जो है वो है ऑर्गेनिज्म या बिहेवियर इकोलॉजी। तो दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है बिहेवियरल इकोलॉजी में क्या होता है कि जो बिहेवियरल इकोलॉजी में कि जो जीवों के बिहेवियर होता है कि ये जीव ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है और उसके बिहेव करने का क्या कारण है, उस चीज़ का अध्ययन बिहेवियरल इकोलॉजी में किया जाता है कि किसी भी जीव के अंदर की जिस तरीके का बिहेवियर है वो उसने कैसे अडेप्ट किया और क्या कारण है जिसकी वजह से उसका बिहेवियर ऐसा है। तो इन सभी कारणों का जो अध्ययन है वो बिहेवियरल इकोलॉजी के अंदर किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों, अगली है पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है जीवों की, वो कैसे इफ़ेक्ट होती है, यानी कि मतलब क्या कारण है जिनकी वजह से कहीं कहीं पे इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, कहीं कहीं पे उनकी पॉपुलेशन कम होती है और इनकी पॉपुलेशन कम ज़्यादा होने का क्या कारण है और कौन कौन से इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट है जो इनके ऊपर पड़ते हैं जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन कहीं पे कम और कहीं पर ज़्यादा होती है। उन सभी बातों का अध्ययन इस पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर किया जाता है। उसके अलावा इसके अंदर ये भी पता किया जाता है कि कौन सी पॉपुलेशन है, यानी कौन से जीवों की पॉपुलेशन है जो टाइम के साथ बढ़ रही है और उसमें क्या चेंज आ रहा है और उसमें क्या रीज़न है जिसकी वजह से चेंज आ रहा है। उन सभी बातों का अध्ययन भी इस पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने 3 इकोलॉजी पढ़ी है जिसमें हमने पढ़ा है माइक्रोबियल, जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा पढ़ा हमने बिहेवियरल, यानी जिसमें जीवों का बिहेवियर ऐसा क्यों है, किस वजह से है, उनका अध्ययन किया था। उसके अलावा तीसरा था पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर ये था कि उसमें पॉपुलेशन बढ़ने और घटने का क्या कारण है उसका अध्ययन किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों, जो चौथी जो इकोलॉजी का टाइप है उसके अंदर है कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी डिफाइंड एज ऑल द पॉपुलेशन दैट लिव इन अ गिवन एरिया, दिस इंक्लूड ऑल द डिफरेंट स्पीसीज पॉपुलेशन। यानी कि कम्युनिटी इकोलॉजी के अंदर क्या होता है कि एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज रहती है, उनके बारे में इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। द फोकस हियर इज यूजली ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज एंड हाउ देयर नंबर एंड साइज ऑल मैच टुगेदर। यानी कि इसके अंदर ये कहा गया है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कैसे जीव रह रहे हैं और कैसे उनकी जो कम्युनिटी है, यानी कि कैसे उनकी जो तादाद है, यानी कि कितने लोग, कितने जीव मर रहे हैं, कितने जिंदा है और कैसे वो
रह रहे हैं उन चीज़ों के जो अध्ययन है वो कम्युनिटी इकोलॉजी के अंदर किया जाता है। द एनिमल पॉपुलेशन हियर आर एक्सपोज टू मोर कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस गिवन देयर इंक्रीज स्पीसीज नंबर विच गिव राइज टू डायनामिक्स सच एज ट्रॉपिक रिलेशनशिप, space dynamics, migration pattern, and the most important ecology's driving force when it comes to इंटर-स्पीसीज इंटरेक्शन। तो दोस्तों इसमें सीधा सा ये रखा है कि एक पर्टिकुलर जगह पे किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज रहती है और किस तरीके से उनकी पॉपुलेशन मैनेज होती है, उन सभी का अध्ययन कम्युनिटी इकोलॉजी के अंदर किया जाता है। अब दोस्तों अगला है इकोसिस्टम इकोलॉजी। दोस्तों इकोसिस्टम इकोलॉजी में ये होता है कि इसके अंदर जो नॉन लिविंग फैक्टर्स है और लिविंग फैक्टर्स है उन दोनों को साथ में अध्ययन किया जाता है कि किस तरीके से इन दोनों का इकोसिस्टम पे प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा सॉइल कंपोजिशन और क्लाइमेट पर पर्टिकुलर स्पीसीज के बढ़ने या कम होने से क्या फ़र्क पड़ता है वो भी इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इकोसिस्टम इकोलॉजी में ये होता है कि इसमें लिविंग और नॉन लिविंग जो होते हैं एस्पेक्ट्स, जो फैक्टर्स होते हैं सॉरी, तो उनका इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगला है दोस्तों ग्लोबल इकोलॉजी यानी बायोस्फीयर। तो दोस्तों इसमें सीधा नाम से ही पता चलता है यानी ग्लोबल इकोलॉजी यानी ग्लोब की इकोलॉजी, यानी इसके अंदर जो भी इकोसिस्टम्स है उनका इफेक्ट जो एंटायर ग्लोब पे पड़ता है उस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको ग्लोबल इकोलॉजी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन ये है, द ग्लोबल इकोलॉजी इज principally important in understanding all the ecosystem affecting the entire globe. This includes all the different biomass with consideration of aspects such as climate and other environment geography. यानी सीधा यही है कि जितने भी इकोसिस्टम्स हैं उनका उनसे जो प्रभाव उत्पन्न होता है ग्लोब पे उस चीज़ का अध्ययन ग्लोब इकोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो दोस्तों अगला हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी, यानी जो इकोलॉजी है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे जीवन के अंदर। तो दोस्तों इसमें जो फर्स्ट है वो है द स्टडी ऑफ इकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट इन इंश्योरिंग पीपल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्शंस ऑन देयर लाइफ ऑफ द प्लानट एज वेल एज ऑन ईच अदर। देयर आर द रीजन वाई इकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट एंड इट हेल्प्स इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो दोस्तों इकोलॉजी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लोगों को पता चले, ताकि इससे लोगों को पता चले कि किस तरीके से जो उनके एक्शंस है यानी कि जो वो चीज़ें कर रहे हैं उससे क्लाइमेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा और उससे कि लोगों पर यानी एक दूसरे पर भी क्या फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ के लिए जानने के लिए भी इकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। उसके अलावा है इकोलॉजी अलाउस अस टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट और एक्शंस हैव ऑन आवर एनवायरनमेंट। विद दिस इंफॉर्मेशन इट हेल्प गाइड कंजर्वेशन इफेक्ट by first showing the primary means by which the problem was experienced within our environment begin, and by following this identification process it shows us where our efforts would have the biggest effect। तो दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंस है इकोलॉजी की, ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है मेनली, पर आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सब आपकी स्क्रीन पर है, आप इनको पढ़ लें। और दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसको शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंच सके। दोस्तों उसके अलावा जो इसकी जो इम्पोर्टेंस है इकोलॉजी की, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो इकोलॉजी है उसकी हेल्प से हम जो स्पीसीज़ है यानी जो जीव है, जो सूक्ष्म जीव है, उनके जो इन्वायरमेंट है यानी कि किस इन्वायरमेंट के अंदर वो सूटेबल है यानी किस इन्वायरमेंट के अंदर वो इजीली रह सकते हैं और कहाँ पर वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं उस चीज़ का इजीली पता लगा सकते हैं और उनको उस जगह पर रख कर जो पर्टिकुलर स्पीसीज़ है उनकी रक्षा कर सकते हैं यानी उनको बचा सकते हैं ख़त्म होने से। दोस्तों इकोलॉजी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है अभी आज के समय में, क्योंकि जो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से बहुत सी जो स्पीसीज़ है वो धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पर आ गई है, जिसके कारण गवर्नमेंट है उनके द्वारा भी बहुत से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ताकि कि जो पर्टिकुलर स्पीसीज़ है उनको उनके प्राकृतिक आवास यानी नेचुरल हैबिटेट के अंदर रखकर इजीली उनको बचाया जा सके। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा है इसमें इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है कि इकोलॉजी के अंदर जीवों के बीच में परस्पर संबंध है जिसका अध्ययन किया जाता है। उसके बारे में उसके बाद हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ इकोलॉजी, जिसके अंदर फर्स्ट हमने पढ़ा था माइक्रोबियल, सेकंड हमने पढ़ा था उसके अंदर बिहेवियरल, थर्ड हमने पढ़ा था उसके अंदर पॉपुलेशन, फोर्थ उसमें हमने पढ़ा था कम्युनिटी, फिफ्थ हमने उसके अंदर पढ़ा था इकोसिस्टम और सिक्स उसके अंदर हमने पढ़ा था ग्लोब यानी बायोस्फीयर। तो दोस्तों ये सब टाइप थे इकोलॉजी के। अब दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे इकोलॉजी के लेवल। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इकोलॉजिकल लेवल्स। उसके अंदर दोस्तों फर्स्ट है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म यानी जीव, और इसकी जो डेफिनेशन दे रखी है वो दे रखी है ऑर्गेनिजम्स इकोलॉजिस्ट स्टडी adaptation beneficial features arising by natural selection that allow organisms to live in specific habitat. These adaptations can be morphological, psychological
और बिहेवियरल। तो दोस्तों इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, इसमें जो जीव होते हैं वो होते हैं। उसके अलावा पॉपुलेशन जो होती है वो जीवों से मिलकर बनती है, यानी कि जैसे कि पॉपुलेशन में लिख रखा है उन्होंने, अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पेसीज दैट लिव्स इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम। तो इसके अंदर सीधा ये कहा गया कि जो पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि एक सेम स्पीसीज जो सेम एरिया के अंदर सेम टाइम पर रहती है उसको पॉपुलेशन कहते हैं। उसी के बाद दोस्तों अगला आ जाता है कम्युनिटी। कम्युनिटी में ये होता है कि अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉपुलेशन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज दैट लिव्स इन अ गिवन एरिया, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होती है वो सब एक ही सेम एरिया के अंदर रहती है, तो उसको कम्युनिटी कहते हैं। उसके अलावा दोस्तों हमको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट होता है ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, छोटे जीव होते हैं और सेम ऑर्गेनिजम्स मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं। उसके बाद आती है कम्युनिटी। कम्युनिटी में ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज जो होते हैं वो मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं। उसके बाद आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती है वो मिलकर एक इकोसिस्टम बनाती है। उसके बाद में आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हमको पता ही है क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, द बायोस्फीयर इज अ प्लानट अर्थ viewed by an ecological system ecologist working at the biosphere level may study global patterns, for example climate or specific distribution interactions among ecosystems and phenomena that affect the entire globe such as climate change। बस दोस्तों इसमें हमें इतना ही ध्यान रखना है कि सारे जो इकोसिस्टम्स होते हैं वो मिलकर एक बायोस्फीयर में काम करते हैं, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगले हैं क्लाइमेट फैक्टर्स। तो क्लाइमेट फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, द क्लाइमेट फैक्टर्स आर नॉन लिविंग फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग the climate conditions of an area. The climate factor include light, temperature, humidity, perceptions, wind, fire, atmosphere, etc. तो दोस्तों ये सब जो है वो सब क्लाइमेट फैक्टर्स में आते हैं और दोस्तों इनको नॉन लिविंग फैक्टर्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों फर्स्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन में क्या होता है, सोलर रेडिएशन किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के अंदर अपनी भूमिका निभाता है। तो दोस्तों सोलर रेडिएशन है क्या, सोलर रेडिएशन बेसिकली ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन, यानी कि जो सन से जो एनर्जी आती है वो एनर्जी सोलर रेडिएशन कहलाती है। यानी कि सोलर यानी कि सूर्य से आने वाली एनर्जी हो गई और रेडिएशन यानी विकिरण हो गई, यानी जो सूर्य से जो किरणें आती है वो विकिरण के रूप में आती है और वो जो एनर्जी लेकर आती है, यानी धूप की वजह से हम धूप में बैठते हैं और हमें गर्मी लगती है, तो वो भी एक तरीके की एनर्जी है। और वो एनर्जी आती कैसे, क्योंकि जो सूर्य है वहाँ पर कंटिन्यूसली नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के तरफ विस्फोट होते रहते हैं, जिससे कि वह कंटिन्यूसली धमाके होने के कारण वहाँ पे ऊर्जा फॉर्म होती है और वही हमारे विकिरण की हेल्प से हमारे अर्थ पर आती है। उसके अलावा दोस्तों जो ऐसा होता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसके बहुत से हिस्से पर जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती है और बहुत से हिस्सों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उसके कारण जो वहाँ पे जो स्पीसीज रहती है जंतुओं की और पौधों की वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि नॉर्थ पोल और भूमध्य सागर, सॉरी भूमध्य रेखा। तो नॉर्थ पोल पे ये होता है कि वहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती है, तो उससे वहाँ पर ठंड का माहौल होता है और वहाँ पर जो जीव रहते हैं वो ठंड के प्रति अनुकूलित होते हैं, यानी कि जो उनके रंग रूप और जो उनकी चमड़ी वगैरह होती है वो उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से सेट होती है। उसी तरह अगर दोस्तों अगर आप देखिए भूमध्य रेखा पर, तो वहाँ क्या होता है कि वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और जो वहाँ पे स्पीसीज होती है वो अलग तरीके की होती है और उसके अंदर जो जो कार्य करने की क्षमता और जो अलग जो गुण होते हैं उसके अंदर वो भी डिफरेंट होते हैं वहाँ के मुकाबले। और जो स्पीसीज भूमध्य सागर की है वो नॉर्थ पोल पे नहीं रह सकती, और नॉर्थ पोल वाली, सॉरी जो भूमध्य रेखा वाली जो स्पीसीज है वो नॉर्थ पोल पे नहीं रह सकती और नॉर्थ पोल वाली भूमध्य रेखा पर नहीं रह सकती है। तो दोस्तों होता ये है कि बेसिकली कहीं पर सूर्य की किरणें कम आती है और कहीं पर ज़्यादा आती है, जिसके कारण जो टेम्परेचर गैप भी डेवलप हो जाता है। तो ये भी एक क्लाइमेट चेंज में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर ये सब चीज़ें दे रखी है। अगर आप ये सब पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करें और इन सब चीज़ों को पढ़ लें। बाकी सब दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मैं ऐसे और वीडियो आप लोगों के सामने ला सकूं। तो दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे अब राजस्थान के जो जो स्पीसीज़ है, राजस्थान की जो फिज़िकल ज्योग्राफी है उन सब के बारे में पढ़ेंगे और जो राजस्थान का स्टेट फ्लावर है वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन फिजिकल रीजन्स विच आर एज फॉलोज। तो दोस्तों राजस्थान जो है वो फिजिकली 4 भागों में बांटा गया है उसको। फर्स्ट है वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन थार मरुस्थल, दूसरा है अरावली रीजन्स, थर्ड है ईस्टर्न प्लेन्स और फोर्थ है हाड़ौती रीजन। तो दोस्तों इन सभी के बारे में हम जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन इट हैज़ फॉलोइंग सब रीजन्स। इसमें जो सब रीजन्स है वो है गग्गर प्लेन्स, शेखावटी रीजन्स, नागौरी हाईलैंड, लूनी बेसिन।
इट कवर्स 61.11% एरिया, हाईएस्ट एंड 40% पॉपुलेशन। यानी कि ये राजस्थान का 61.11% एरिया कवर करता है, जो कि सबसे हाईएस्ट है, और ये राजस्थान की 40% पॉपुलेशन इस एरिया में रहती है। उसके अलावा इसमें जो क्लाइमेट है वो ड्राई रहता है हमेशा। उसके अलावा यहाँ पे रेतीली मिट्टी पाई जाती है। क्रॉप्स यहाँ पे जो मेनली होती है वो बाजरा, ग्राम्स और वीट होती है, यानी गेहूँ होती है। रिवर्स यहाँ पे जो है लूनी, घग्गर इंपॉर्टेंट रिवर्स है। उसके अलावा दोस्तों अरावली रीजन, इट हैज़ फॉलोइंग सब रीजन्स। अरावली रीजन में जो सब रीजन है वो है नॉर्थ ईस्ट अरावली रीजन, मिड अरावली रीजन, मेवार हिल्स और बुराट हाईलैंड्स और आबू माउंटेन। इट्स कवर 9% एरिया एंड 10% पॉपुलेशन। यानी कि राजस्थान के 9% एरिया को कवर करता है और 10% पॉपुलेशन को कवर करता है। क्लाइमेट इज सेमी-राइड एंड रेनफॉल इन 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर एंड सोइल इज ब्राउन, ब्लैक एंड माउंटेनियस। क्रॉप्स यहाँ पे होती है क्रॉप्स है यहाँ पे मेज, जवार, ग्राम्स और वीट यहाँ पर बेसिकली निकाली जाती है। रिवर्स है यहाँ पे बनास, कोठारी, खारी, साबरमती और वाकल, जो प्रमुख रिवर है वो बहती है यहाँ पे। उसके अलावा दोस्तों अगला है ईस्टर्न प्लेन्स। ईस्टर्न प्लेन्स के अंदर है इट हैज़ फॉलोइंग सब रीजन्स। तो ईस्टर्न प्लेन्स के अंदर जो रीजन्स है वो है चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन, बाणगंगा बेसिन। तो और ये इट कवर्स 23% एरिया एंड 39% पॉपुलेशन। यानी कि 23% एरिया और 39% पॉपुलेशन कवर करता है। क्लाइमेट इज सेमी राइड एंड रेनफॉल इज 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर एंड सॉइल इज येलो। क्रॉप्स यहाँ पर कौन सी होती है? गेहूँ, ग्राम्स, पल्स, शुगर कैंस और पीनट्स इसमें जो बोए जाते हैं। उसके अलावा अगला है दोस्तों हाड़ौती रीजन, यानी ब्लैक सोइल, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। इट हैज़ फॉलोइंग सब रीजन्स। यहाँ पर जो फॉलोइंग सब रीजन्स है वो है डेक्कन हाईलैंड्स, विंध्याचल रेंज। इट कवर 6.89% ऑफ एरिया एंड 11% पॉपुलेशन राजस्थान की कवर करता है। यहाँ पे बारिश होती है 80 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। उसके अलावा दोस्तों जो क्लाइमेट है वो सेमी अराइड है। क्रॉप्स होती है यहाँ पे टोबैको, ओपियम, सोयाबीन। रिवर्स यहाँ पे है चंबल, काली सिंध, पार्वती, परवन, आहू और नेवज। उसके अलावा दोस्तों अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का राज्य पशु, तो स्टेट राजस्थान स्टेट एनिमल। तो दोस्तों राजस्थान का जो राज्य पशु है वो है चिंकारा, और चिंकारे को राज्य पशु का दर्जा 22 मई 1981 को दिया गया था। चिंकारे का वैज्ञानिक नाम गजेला है। उसके अलावा चिंकारा एंटीलोप प्रजाति का जीव है। चिंकारा के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक चिंकारे जोधपुर में देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये सब जो इम्पोर्टेंट बातें थी चिंकारे से जुड़ी हुई थी। उसके अलावा दोस्तों है राजस्थान का राज्य पक्षी, यानी राजस्थान स्टेट बर्ड, तो इसको गुड़ावन है। इसको द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। गुड़ावन को राज्य पक्षी का दर्जा 21 मई 1981 को मिला। गुड़ावन का वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्री सेप्स है। गुड़ावन को अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। गुड़ावन को स्थानीय भाषा में सोन चिड़ैया या शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। उसके अलावा राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है सांकलिया, सोरसन, मरु उद्यान, जैसलमेर, बाड़मेर में मिलता है। गुड़ावन के प्रजनन हेतु जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है। उसके अलावा गुड़ावन की कुल ऊंचाई लगभग 4 एनसीईआरटी बुक्स में 1 मीटर होती है। इसका प्रिय भोजन मूंगफली व तारामीरा है। गुड़ावन राजस्थान के अलावा गुजरात में भी देखा जा सकता है। गुड़ावन शुतुरमुर्ग की तरह दिखाई देता है। 2011 की IUCN की रेड डाटा लिस्ट में इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजाति माना गया है। 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया गया था। 1980 में जयपुर में गुड़ावन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसके बाद दोस्तों अब है राजस्थान राज्य पुष्प रोहिड़ा, यानी राजस्थान स्टेट फ्लावर रोहिड़ा। रोहिड़े को राज्य पुष्प का दर्जा 1983 में दिया गया। रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। रोहिड़े के पुष्प मार्च अप्रैल में खिलते हैं। जोधपुर में रोहिड़े के पुष्प को मारवाड़ टिक कहा जाता है। रोहिड़े को जरविल नामक रेगिस्तानी चूहा नुकसान पहुंचा रहा है। राजस्थान राज्य वृक्ष खेजड़ी, यानी राजस्थान स्टेट ट्री खेजड़ी है। दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया। 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। वैज्ञानिक नाम है इसका प्रोसेपिस सिनेरिया। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव आदि नामों से जाना जाता है। खेजड़ी को वंडर ट्री व भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष शेखावटी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी SEF की फर्स्ट यूनिट। तो दोस्तों ऐसे ही अगली यूनिट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।